नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी का नाम दिल्ली जयपुर हाईवे है। देखिए दोस्तों, ये स्टोरी भरपूर डरावनी है। इस स्टोरी तो अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी का आनंद ले सके। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो साथियों, स्टोरी तो पूरा सुनने के बाद कमेंट में ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप ये स्टोरी कहां से देख रहे हो, और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे पता चल सके कि ये स्टोरी कहां तक पहुंच रही है। अगर मुझसे इस स्टोरी में कुछ गलतियां हो जाएं तो आप मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए आशा अपने हस्बैंड विवेक के साथ दिल्ली से जयपुर जाने की तैयारी कर रही थी। शाम तक सारी तैयारी करके आशा खाना बनाने लगी। खाना खाकर विवेक और आशा जयपुर निकलने के लिए तैयार हो गए थे। विवेक ने कार निकाली और दोनों निकल पड्डीडी अपने सुहाने सफर पर। चांदनी रात में सफर और ठंडी हवाओं का साथ दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। कार में धीमे धीमे गाना बज रहा था। आशा विवेक के कंधे पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। दोनों मौसम और गाने का मजा लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। धीरे धीरे शहर की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए दोनों दिल्ली जयपुर हाईवे पर आ गए थे। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे और घने घने पेड़ और उसमें घना अंधेरा सफर को थोड़ा डरावना बना रहा था। अचानक आशा ने विवेक से पूछा, ये कौन सी सड़क है जिससे हम जा रहे हैं? ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, विवेक ने बताया। विवेक, क्या सच में ये दिल्ली जयपुर हाईवे है? आशा ने सीधे बैठते हुए कहा। हाँ मेरी जान, जब हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो वही हाईवे तो पकड़ देंगे ना, विवेक ने प्यार से आशा की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन विवेक, मैंने सुना है कि यह हाईवे भूतिया है और इस हाईवे पर बहुत सी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और बहुत से लोगों की इसी वजह से मौत भी हो चुकी है, आशा ने डरते हुए विवेक से बोला। अरे मेरी प्यारी बीबी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। तुम आज के जमाने की होते हुए भी ऐसी बेकार की भूतिया बातों पर विश्वास करती हो। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों डरती हो? विवेक ने आशा को समझाया। लेकिन विवेक, इसी रास्ते पर तो वो भानगढ़ का भूतिया किला भी तो पड़ डटता है जिसके बारे में कहते हैं कि उसमें भूत रहते हैं, आशा ने डरते हुए बोला। अरे तो क्या हुआ, हम कोई किला घूमने तो जा नहीं रही हैं, और फिर अगर कोई भूत मिल भी जाता है तो उसको हेलो बोल के आगे बढ़ लेंगे, हंसते हुए विवेक बोला। थोड़ी ही देर में दोनों काफी रास्ता पार कर चुके थे। 5 घंटे के सफर को दोनों जल्दी ही पूरा करके जयपुर पहुंचना चाहते थे। रात के 3 बज रहे थे और विवेक पूरी आंखें खोलकर ड्राइव कर रहा था। आशा भी जगी हुई थी और विवेक से बात भी कर रही थी ताकि विवेक जागता रहे। अचानक से दोनों को कार में ठंडक का एहसास हुआ। आशा ने कहा, विवेक ऐसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन आशा, ऐसी तो चल ही नहीं रहा है। वैसे ठंड तो मुझे भी लग रही है, विवेक ने एसी चेक करते हुए कहा। ऐसे कैसे अचानक से इतना ठंडा हो गया, जबकि मौसम तो गर्मी का है, आशा सोचते हुए बोलने लगी। दोनों सोचने लगे कि रात का तापमान अचानक कैसे गिर रहा है और रोड भी सिकुड़ रही है। दोनों ने रीढ़ की हड्डी के नीचे कंपन महसूस करी। अचानक से आशा बाहर देखकर चीख पड़ दी। क्या हुआ आशा, तुम क्यों चिल्लाई? विवेक कार रोकता हुआ बोला। विवेक, कार मत रोको, चलते रहो, मैंने अभी अभी एक बूढ़े आदमी को पेड़ के ऊपर बैठे देखा था, आशा डरते हुए बोली। विवेक ने कार चला दी फिर से। आशा बहुत ही डरी हुई सी बैठी थी। विवेक थोड़ा हिम्मत बांधता हुआ उससे बोला, आशा, हो सकता है कि तुमने किसी डाल को देखकर बूढ़ा आदमी समझ लिया हो। सोचो जरा कि इतनी रात में भला पेड़ पर कौन चढ़ के बैठेगा? फिर हमारे आगे कोई और गाड़ी भी तो नहीं है जिसे कोई उतर के पेड़ पर चढ़ा हो। नहीं विवेक, वो कोई डाल नहीं थी, मैंने अच्छे से देखा था, वो एक बूढ़ा आदमी ही था और वो हम लोगों को ही घूर रहा था, आशा डरते हुए बोली। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने से उन्हें एक बिना सिर की बुजुर्ग महिला आते हुए दिखाई दी और अचानक से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कार के पास पहुंचते पहुंचते वो महिला गायब हो गई। ये देखकर विवेक और आशा भय से कांपने लगे। आशा रोते हुए बोली, विवेक, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह रास्ता भूतिया है, लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब खुद देखकर यकीन हुआ ना कि लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। हाँ आशा, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता है,
सिवाय आगे बढ़ने के, क्योंकि पीछे मुद्दा कर जाने में भी खतरा ही है, बेबसी से विवेक बोला। दोनों भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। देखो विवेक, अब कुछ भी हो जाए, तुम कार मत रोकना, नहीं तो शायद हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, आशा ने विवेक को बोला। और अब तुम बस आगे देखना, इधर उधर रोड के बिल्कुल मत देखना, हम एक 1.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे, विवेक ने आशा को समझाते हुए कहा। अभी कार थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें शादी का जोड़ा पहने महिला दिखाई दी, जिसके साथ कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगी। वो शादी का जोड़ा पहने हुए महिला सड़क पार करते ही रात के अंधेरे में गुम हो गई। डर की वजह से आशा हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और विवेक ने कार की स्पीड को और बढ़ा दिया। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा कि अचानक से डरावनी आवाजें, अनजान परछाइयां और डरावनी रोशनी उन्हें परेशान करने लगी। दोनों इस भूतिया एहसास से कांपे जा रहे थे। फिर भी विवेक कार तेज रफ्तार से भगाया जा रहा था। अचानक से उसकी कार में कुछ हुआ और वो रुक गई। आशा और विवेक बहुत तेज डर गए। विवेक की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कार से उतरकर देखे कि क्या दिक्कत हो गई है। फिर भी हिम्मत करके वो उतरा और आशा को बोला, कुछ भी हो जाए तुम नीचे मत उतरना। और वो कार का बोनट खोल के देखने लगा। उसने देखा कि इंजन गर्म हो गया था। उसने पानी की बोतल लेकर थोड़ा पानी डाला और जैसे ही बोनट बंद किया, वैसे ही किसी ने उसको थप्पड़ मारा। विवेक एकदम से हड़हड़ा कर इधर उधर देखने लगा। तभी फिर से किसी ने कसकर थप्पड़ मारा। 3-4 बार किसी ने विवेक को थप्पड़ मारा। आशा जैसे ही नीचे उतरने को हुई, विवेक ने मना कर दिया। जैसे तैसे विवेक कार के दरवाजा खोलने को हुआ, वैसे ही किसी ने अचानक उसे दूर उठाकर फेंक दिया। आशा चिल्लाने लगी और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। भागती हुई विवेक के पास पहुंची, वैसे ही किसी ने उसे भी कस के थप्पड़ मारा। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। आशा ने विवेक को सहारा देकर उसे उठाया। फिर से कस कस के 3-4 थप्पड़ किसी ने आशा को मारा। फिर किसी ने दोनों को उठाकर दूर फेंक दिया। दोनों के बदन से खून निकलने लगा था। जैसे तैसे दोनों उठकर कार की तरफ भागे और जल्दी से कार में बैठ गए। विवेक ने कार को स्टार्ट किया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने फिर से कार को स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। 3-4 बार उसने स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बाहर का नजारा भी डरावना होता जा रहा था। अजीब अजीब सी सफेद आकृतियां नजर आने लगी। डरावनी और भयावह आवाजें सुनाई देने लगी थीं। एक बार फिर से विवेक ने ईश्वर का नाम लिया और कार को स्टार्ट करा, और अब की बार कार स्टार्ट हो गई। विवेक ने पूरी ताकत से कार को फुल स्पीड में भगाया। थोड़ा आगे जाने पर अचानक से सड़क के बीच में सफेद सादी में एक औरत आ गई। विवेक ने उसको बचाने के चक्कर में कार को मौद्दा दिया, जिसकी वजह से कार असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और पलट गई। पलटते ही आशा बेहोश हो गई और विवेक ने पीछे सड़क पर देखा तो वहां कोई औरत नहीं थी। विवेक की भी अब आंखें बंद होने लगी थीं। विवेक को जब होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ पाया। आशा का ध्यान करते ही वो बेचैन हो गया। आशा, आशा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? घबराए हुए विवेक ने बोला। डोंट वरी मिस्टर विवेक, शी इज ऑल राइट, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। आप भी ठीक हैं और आपकी वाइफ भी ठीक है। बस हम कुछ घंटे आप दोनों को और रखेंगे ताकि पूरी तरह से एग्जामिन कर सके। कहते हुए डॉक्टर विवेक का वजन लेने के लिए उसे वजन नापने वाली मशीन पर खड़ीडीडीए होने को बोला। डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि एक साधारण सी कद काठी वाले आदमी का वजन 120 किलो है। विवेक जब खड़ा हुआ तो उसको अपने ऊपर एक भारीपन सा लग रहा था। इस वजह से वो ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाया और बेड पर वापस लेट गया। उसे भी अपना वजन देखकर बहुत हैरानी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम फिट होने के बाद भी उसका वजन एक ही रात में दुगना कैसे हो गया। तभी इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी मिस्टर विवेक? जी मैं ठीक हूं, विवेक ने बोला। विवेक जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या हुआ था रात में? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी हम लोग रात में दिल्ली से जयपुर के लिए निकले थे। कल मेरी वाइफ का वहां एक सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम है, लेकिन रास्ते में अजीब अजीब सी डरावनी चीजें होने लगी। कभी कोई साया तो कभी कोई बूढ़ा पेड्डाच पर बैठा दिखा, तो कभी अचानक से एक बुढ़ी सामने आई और गायब भी हो गई। फिर डरावनी आवाजें आने लगी। तभी एकदम से एक औरत सामने आ गई और उसी को बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी घुमा दी और उसी में गाड़ी पलट गई।
याद करते हुए सहम के विवेक ने बोला। तो विवेक जी, ये बताइए कि कौन थी वो औरत? कुछ मालूम है आपको उसके बारे में? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं सर, मैंने जब गाड़ी पलटते वक्त शीशे से पीछे देखा तो कोई नहीं था वहां। वो औरत गायब हो गई थी, डरते हुए विवेक ने बताया। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। खैर, आप अपना एड्रेस और फोन नंबर हमें लिखवा दीजिए। अगर कुछ हुआ तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ने एक पेपर पेन विवेक को देते हुए कहा। विवेक ने अपना एड्रेस फोन नंबर लिख के इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद डॉक्टर ने विवेक को एक इंजेक्शन देकर उसे रेस्ट करने को बोला। डॉक्टर, क्या हुआ है मुझे? और मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कल उसका एग्जाम है। विवेक बोला। देखिए मिस्टर विवेक, मैंने बताया ना कि आप और आपकी वाइफ दोनों लोग एकदम ठीक हैं। बस एक्सीडेंट की वजह से वो शायद थोड़ा दहशत में हैं। इसीलिए उन्हें भी अभी हमने इंजेक्शन दे दिया है। अब आप थोड़ी देर रेस्ट करिए। कहते हुए डॉक्टर रूम से बाहर निकलने लगे। इधर आशा की हालत काफी ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी वो दहशत में थी और इसी वजह से उसे काफी कमजोरी लग रही थी। आशा भी अपने बेड पर रेस्ट कर रही थी। शाम तक दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। विवेक ने एक कैब बुक करी, क्योंकि उसकी कार तो ठीक होने के लिए मैकेनिक के पास भेज दी गई थी। कुछ ही देर में वो लोग जयपुर पहुंच गए थे। एक होटल में कमरा बुक करा के दोनों रेस्ट करने लगे। दूसरे दिन के अपने एग्जाम के लिए आशा थोड़ा रिवीजन करने लगी। विवेक ने खाने का ऑर्डर किया और पलंग पर लेट गया। उसको बहुत भारीपन लग रहा था। खैर, खाना खाकर दोनों सोने चले गए। सुबह जल्दी उठकर विवेक आशा को लेकर उसके एग्जाम सेंटर पहुंच गया। विवेक को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उसकी कार पलटने के बाद भी उसको और आशा को ज्यादा चोट नहीं आई। और आखिर वो कौन औरत थी जो बीच में रोड के खड़ी थी, और आखिर इतनी जल्दी कहां और कैसे गायब हो गई? ये ही सब सोचते सोचते विवेक को इंस्पेक्टर की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि वहां अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। जब उस हाईवे के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा तो पसीने पसीने हो गया। इंटरनेट पर साफ साफ लिखा था कि दिल्ली जयपुर हाईवे हॉन्टेड है और अक्सर लोगों को वहां साए दिखते हैं और डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये सब PRH कर विवेक डर गया, लेकिन उसने आशा को कुछ नहीं बताया। तभी इंस्पेक्टर का फोन आ गया। हेलो विवेक जी, मैं इंस्पेक्टर रवि बोल रहा हूं। आपकी कार ठीक हो गई है। वैसे उस हादसे की कोई खास जानकारी तो हमें नहीं लगी है, इसीलिए आप दिल्ली वापस लौट सकते हैं। मुझे जब जरूरत हुई तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा। आप मैकेनिक का नंबर लिख लीजिए और जहां भी आपको कार मंगवानी हो बोल दीजिएगा उसे। ठीक है, आप अब ध्यान से जाइएगा। ओके बाय, कहकर इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया। दोपहर तक मैकेनिक से बात करके विवेक ने अपनी कार को वहीं सेंटर पर मंगवा लिया। एग्जाम खत्म होते ही विवेक आशा को लेकर वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वापस उसी हाईवे से लौटना था उन दोनों को, ये ही सोचकर वो फिर से घबरा गए। फिर भी उन्हें ये मालूम था कि दोपहर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शाम तक दोनों दिल्ली सही सलामत पहुंच जाएंगे। हाईवे पर पहुंचते ही विवेक ने आशा से कहा, आशा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सही सलामत से घर पहुंच जाएंगे। बस तुम अगल बगल मत देखना। ईश्वर का नाम लेते हुए दोनों उस हाईवे को पार कर गए और शाम तक दोनों अपने घर पहुंच गए। थके होने की वजह से खाने का ऑर्डर बाहर से ही कर दिया था विवेक ने। थोड़ी ही देर में खाना आ गया। विवेक और आशा खाने बैठे तो विवेक खाते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जन्मों का भूखा हो। आशा उसे आश्चर्य से घूरे जा रही थी। सारा खाना खत्म हो गया था, लेकिन विवेक अभी भी भूखा था। उसने आशा से और खाना मांगा, लेकिन जब आशा ने खाना खत्म होने की बात कही तो विवेक बहुत बुरी तरह से भटक गया। डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को फेंकने लग गया। आशा घबरा कर बोली, विवेक विवेक, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। विवेक की आवाज में एक अलग सी आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर आशा एकदम परेशान सी हो गई। विवेक, होश में आओ, ये क्या हो गया है तुम्हें? आशा उसको हिलाते हुए बोली। तभी विवेक ने एक हाथ से आशा को दूर धकेल दिया और खुद उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। विवेक की ऐसी हालत देख आशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उठते हुए आशा सोचने लगी कि पहले तो विवेक ने ऐसा कभी नहीं किया, और जैसे ही वो किचन में पहुंची तो उसकी चीख निकल गई। किचन में पहुंचते ही आशा की चीख निकल जाती है। विवेक जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और उसके सिर से खून बह रहा होता है। आशा तुरंत ही वॉचमैन को फोन करके बुलाती है और उसकी मदद से विवेक को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। काफी देर बाद विवेक को होश आ जाता है। मैं यहां कैसे आया?
क्या हुआ मुझे? आंख खोलते ही विवेक बोलता है, विवेक तुम्हें चक्कर आ गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आई। आशा विवेक के पास आते हुए बोलती है। तब तक डॉक्टर भी आ जाता है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं मी। विवेक कमजोरी और थकान की वजह से आपको चक्कर आ गया था और उसी वजह से आप गिर गए थे। मामूली सी सिर पर आपके चोट आई है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है। 1-2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने बोला, आशा मुझे चक्कर कैसे आ गया? मैं तो तुम्हारे साथ बैठा खाना खा रहा था। सोचते हुए विवेक बोला। कुछ सोचते हुए आशा बोली, शायद थकान की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया था। अब तुम ठीक हो। रात भर एडमिट रखने के बाद सुबह डॉक्टर विवेक को डिस्चार्ज कर देते हैं। आशा विवेक को लेकर घर वापस आती है। आशा, ये सब क्या है? किसने किया ये? पूरा डाइनिंग टेबल का सामान जमीन पर कैसे बिखरा पड़ा है? घर के अंदर आते ही विवेक पूछ बैठा, विवेक तुम्हें कुछ याद नहीं कि कल क्या हुआ था? आश्चर्य से आशा ने पूछा। नहीं आशा, मुझे तो कुछ याद नहीं कि कल क्या हुआ। ये किसने किया ऐसा हाल घर का? विवेक ने बोला, कुछ नहीं, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। कहते हुए आशा विवेक को बेडरूम में ले गई। विवेक को लिटाकर आशा डाइनिंग रूम को साफ करने लगी। तब तक दरवाजे की घंटी बजी और घर की मेड आ गई। आशा ने मिलकर उसके साथ डाइनिंग रूम को समेटा। दीदी, ये टेबल का सामान किसने गिर दिया? भैया से झगड़ा हुआ क्या? वैसे तो कभी ऐसा नहीं देखा मैंने इतने सालों में। सवाल करते हुए कोमल बोली। नहीं कोमल, झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जाने कल क्या हुआ था विवेक को। बाहर से खाना मंगवाया था। वो तो ऐसे खाने लगा जैसे कई जन्म से भूखा है। फिर खाना खत्म होने के बाद गुस्से में सब पलट दिया। उदास होते हुए आशा बोली, अरे दीदी, तो बना देना चाहिए था ना खाना, और भैया के लिए अगर उन्हें भूख लग रही थी। कोमल बोली, कोमल मैं तो और बना देती, लेकिन कल विवेक की आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी कि कुछ ना बोलते, बना ना काम करते। डरे हुए स्वर में आशा ने बोला, क्यों दीदी, ऐसा क्या हो गया था भैया की आवाज में? कोमल पूछ बैठी। सोचते हुए घबराए सी आशा बोली, कोमल, विवेक की आवाज में कल एक और आवाज मैंने सुनी जो उसकी तो नहीं थी। नेम, नेम। कोमल ने हामी भरी और अपने काम में लग गई। अपना काम खत्म करके कोमल चली जाती है और आशा खाना बनने में लग जाती है। इधर विवेक अपने रूम में सो रहा था कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। आशा, आशा, विवेक आवाज लगाता है। कमरे में आते ही आशा पूछती है, क्या हुआ विवेक, कोई तकलीफ है क्या? आशा, मुझे अपने ऊपर एक बहुत भारीपन सा लग रहा है, ऐसा जैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई भारी बोझ रख दिया हो। बेड पर बैठे हुए विवेक बोला, तुम आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। कहते हुए आशा फोन पर डॉक्टर से बात करने लगती है। फोन रखकर आशा बताती है कि आधे घंटे में डॉक्टर आ जाएंगे और फिर विवेक को लिटाकर उसके लिए जूस लेने चली जाती है। जब आशा जूस विवेक को देती है तो एक झटके में ही विवेक पूरा गिलास खाली कर देता है। आशा से और जूस मांगता है। आशा सोच में पड़ी डीडी जाती है कि वैसे तो विवेक को जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर आज ये और कैसे मांग रहा है। फिर भी वो विवेक को एक गिलास और जूस देती है। एक एक करके विवेक पूरा 2 लीटर का जूस वाला डिब्बा खाली कर देता है। आशा की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। तब तक डॉक्टर विवेक को देखने आ जाते हैं। हेलो मी, विवेक कैसा लग रहा है आपको? मुझे आपकी वाइफ ने बताया कि आपको काफी भारीपन सा लग रहा है। बैठते हुए डॉक्टर ने बोला। जलती हुई नजरों से डॉक्टर को देखते हुए विवेक बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई भारीपन नहीं लग रहा है मुझे। ओके ओके, कोई बात नहीं, अब मैं आ ही गया हूं तो आपको चेक कर लेता हूं। कहते हुए डॉक्टर जैसे ही विवेक का हाथ पकड़ ढांचता है, वैसे ही विवेक उसको धकेल देता है। ये क्या बदतमीजी है मी? विवेक खुद को संभालते हुए डॉक्टर कहता है। आशा भी आश्चर्य से इस अचानक हुई घटना को देखते हुए बोलती है, विवेक क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? विवेक बिना कुछ बोले बस डॉक्टर और आशा को जलती हुई लाल आंखों से घूरता रहता है और फिर अचानक से बेहोश हो गया। डॉक्टर उसे देखता है और एक इंजेक्शन लगाकर कुछ दवाई लिख के आशा को देकर चला जाता है। आशा वॉचमैन को पर्ची देकर दवाई लाने को बोलती है। थोड़ी ही देर में वॉचमैन दवाइयों को आशा को देते हुए बोलता है, मैडम क्या बात है, सब ठीक तो है ना? विवेक साहब को क्या हुआ है? पता नहीं, एकदम से उनके बर्ताव में बदलाव आ गया है, अजीब हरकत कर रही हैं। उदास होते हुए आशा बोली, मैडम कोई मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। कहते हुए वॉचमैन चला गया। इधर विवेक लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम के बाहर आता है। आशा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कंधे ऐसा लग रहा है टूट गए हैं और पीठ पर तो लग रहा है
100 किलो का बोझ रखा हुआ है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। आशा तुरंत ही विवेक को पकड़ डीडीडीएच के सोफे पर बिठाती है और पानी पिला के तुरंत उसे लेकर कार में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कंधे का एक्सरे करता है और तब तक के लिए विवेक को एक बेड पर लिटा देता है। करीब 15-20 मिनट के बाद जब विवेक का एक्सरे डॉक्टर के हाथों में आता है तो उसको देखकर डॉक्टर, विवेक और आशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास विवेक की एक्सरे रिपोर्ट पहुंचती है और वो उसको देखते हैं तो डॉक्टर के साथ साथ विवेक और आशा के भी होश उड़ डीडीएच जाते हैं। विवेक की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बहुत ही आश्चर्य से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये विवेक के कंधे पर तो किसी के हाथ का भी एक्सरे दिख रहा है, जैसे विवेक का एक्सरे लेते वक्त पीछे से उसके गले में किसी ने हाथ डाल दिया हो। विवेक और आशा भी आश्चर्य से उस एक्सरे को देख रहे थे। तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। कई बार डॉक्टर विवेक की एक्सरे फिल्म को उलट पलट कर देखता है, लेकिन हर बार वही दिखता है, विवेक के कंधे पर किसी और के हाथों का एक्सरे। मैंने अपने कैरियर में कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा, डॉक्टर ने एक्सरे फिल्म को टेबल पर रखते हुए कहा। मुझे लगता है कि कोई तो प्रॉब्लम हुई है एक्सरे लेते समय। ऐसा करिए अम्मी, विवेक एक बार फिर से आप अपना एक्सरे करवा लीजिए। कहते हुए डॉक्टर ने फिर से एक बार विवेक को एक्सरे के लिए भेजा। दोबारा एक्सरे करा के जब विवेक वापस आया तो बोला, डॉक्टर अब मुझे कुछ हल्कापन सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया और कंधे का दर्द भी चला गया है। चलिए, ये तो अच्छा ही हुआ, मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने कहा। 15-20 मिनट इंतजार के बाद दोबारा से विवेक की एक्सरे रिपोर्ट आ गई। तीनों ही धड़कते दिल से एक्सरे को देखा। डॉक्टर ने एक्सरे देखते हुए बोला, अरे मैं विवेक देखिए, ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई है। लगता है पहली रिपोर्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी, तभी ऐसी गलत रिपोर्ट आई थी। विवेक और आशा की जान में जान आ गई थी रिपोर्ट को देखकर। विवेक ने एक बार अपना वजन नापने के लिए डॉक्टर को बोला। अब की बार विवेक का वजन एकदम ठीक 56 किलो निकला। विवेक अब पहले से काफी बेहतर अपने आप को महसूस कर रहा था। दोनों अब वापस घर लौट चुके थे। विवेक ने बोला, आशा एक कप चाय बना दो, मैं तब तक नहा के आता हूं। ठीक है, तुम नहा लो, मैं चाय और पोहा बना देती हूँ। हल्का नाश्ता कर लो, फिर बाद में खाना बनाऊंगी। कहते हुए आशा किचन में चली गई। विवेक नहा के निकल आता है, तब तक आशा चाय और पोहा भी लाकर टेबल पर रख देती है। दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। आशा मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि विवेक ठीक हो गया है। खाते खाते अचानक विवेक चीख पड़ दिया है। क्या हुआ विवेक, तुम क्यों चिल्लाए? घबराए हुए आशा ने पूछा। आशा, फिर से लग रहा है कोई मेरी पीठ पर बैठ गया है और कंधे भी भारी भारी लग रही हैं। कहते हुए विवेक थोड़ा झुक सा गया, जैसे कोई पीछे से उसके ऊपर 4 इंच कर लटक गया हो। चलो तुम आराम करो, कहते हुए आशा विवेक को सहारा देकर उठाते हुए बोली और रूम में जाकर बेड पर लिटा दी। आशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है जो विवेक ऐसे कर रहा है। कभी कहता है कोई पीठ पर बैठ गया है तो कभी कहता है अब हल्कापन लग रहा है। कुछ सोचते हुए आशा ने अपना लैपटॉप खोला और कुछ ढूंढने लगी। यूं ही ऊपर नीचे करते करते अचानक उसकी नजर एक फिल्म के नाम पर जाती है। वो उस फिल्म की स्टोरी खोलकर पीआर खींचने लगती है, जिसमें एक हीरो को अपने ऊपर एक भारीपन से लगता था और उसको लगता था कि कोई उस पर 4 इंच के बैठा है और हीरो का वजन भी दुगना हो जाता है। हीरो की पीठ के ऊपर एक उसकी दोस्त की आत्मा बैठी हुई थी, जिसकी मौत की वजह में कहीं ना कहीं वो हीरो शामिल था। ये पीआरएच कर आशा एकदम डर जाती है। उसे लगता है कहीं ऐसा ही कुछ विवेक के साथ तो नहीं है, लेकिन वो सोचती है कि वो तो विवेक को तब से जानती है जब दोनों छोटे थे और पड़ी डिडी हौसी भी थे। बचपन से अब तक विवेक और आशा के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आया और विवेक की कोई भी बात आशा से छुपी नहीं थी। दोनों स्कूल से कॉलेज तक एक साथ ही पढ़े थे। विवेक के हर दोस्त को आशा जानती थी। आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे आशा को विवेक पर किसी भी बात में शक हो। कुछ सोचते हुए आशा ने दिल्ली जयपुर हाईवे के बारे में इंटरनेट पर कुछ खोजना शुरू किया। उसने भी वही सब पढ़ा जो विवेक ने पढ़ा था कि ये हाईवे हॉटेड है। आशा वही सब बातों को याद करने लगी जो उस रात घटी थी। उसे याद आया कि कैसे एक दुल्हन और एक सफेद साधी वाली औरत उनकी कार के सामने आ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से ही कोई आत्मा विवेक के ऊपर आ गई हो। मन में ये सोचते ही आशा डर से सिहर उठी। लैपटॉप बंद करके वो धीरे से विवेक के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो अंदर की तरफ झांकती है तो देखती है कि विवेक अपने बेड पर पैर लटकाकर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ बैठा था। उसके चेहरे बहुत थकान दिख रही थी।
अचानक आशा की नजर बेड के पीछे रखी हुई ड्रेसिंग टेबल पर जाती है। जैसे ही वो ड्रेसिंग टेबल के आईने में विवेक को देखती है, बेहोश हो जाती है। विवेक के कंधे पर कोई चढ़ के बैठा हुआ था। आशा को जब होश आता है तो वो विवेक को अपने बगल में ही बैठा देखती है। डर से आशा की आंखें भरी हुई थीं। उसने जैसे तैसे अपना मुंह खोल के विवेक से बोला, विवेक, तुम ठीक तो हो ना? हैरान होता हुआ विवेक बोला, बेहोश तुम हो गई थी और तबीयत मेरी पूछ रही हो। तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूं, कहते हुए आशा उठ बैठी। आशा, अब मुझे अपनी पीठ पर तो नहीं, लेकिन अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ लग रहा है। मुझसे तो अब ठीक से खड्डा भी नहीं होते बन रहा है। जाने क्या हो गया है मुझे? कहते हुए विवेक बेड पर लेट गया। विवेक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूं। कहते हुए आशा जल्दी से कमरे से निकल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात कि उसके कंधे पर कोई बैठा है, विवेक को बताए या नहीं। वो सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये बात विवेक को बताए और कोई बड़ी मुश्किल आ जाए विवेक पर, या फिर कहीं विवेक की जान ही ना चली जाए। ये ही सोचते हुए आशा घर से बाहर आ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे। आशा को हैरान परेशान देखकर वॉचमैन उसके पास आया और पूछ बैठा, मैडम, सब ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। विवेक साहब तो ठीक है ना? विवेक का नाम सुनते ही आशा उदास नजरों से वॉचमैन को देखने लगी। फिर धीरे से बोली, आप शायद मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। विवेक ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ है साहब को जिस पर मैं यकीन नहीं करूंगा? थोड़ा विस्मित होते हुए वॉचमैन बोला, वो विवेक के कंधे पर आज मैंने किसी को बैठे हुए देखा, जो ऐसे देखने पर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने उसे आईने में देखा। धीरे धीरे सोचते हुए आशा बोली, ये आप क्या कह रही हैं मैडम? देखा कंधे पर बैठे हुए, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा, आईने में दिख रहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा ठीक ठीक बताइए क्या बात है? वॉचमैन ने आशा से बोला। विवेक रूम में रेस्ट कर रहा था और मैं बाहर ड्राइंग रूम में थी। जब मैं विवेक को देखने के लिए रूम में गई तो देखा कि वो गर्दन झुकाए पलंग पर बैठा हुआ था। उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत थका हुआ है और उसके ऊपर बहुत बोझ रखा हुआ है। फिर अचानक ही मेरी नजर पलंग के पीछे रखे ड्रेसिंग टेबल पर गई तो आईने में देखा कि विवेक के कंधे पर कोई चार के बैठा हुआ है। आशा ने पूरी बात बताई। क्या आप आत्मा में विश्वास करती हैं? अच्छी या बुरी कोई भी आत्मा? वॉचमैन ने आशा से सवाल कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? विवेक के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है? घबराए हुए आशा ने बोला, मैडम, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आत्मा बुरी है या अच्छी, लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि विवेक साहब पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। वॉचमैन बोला, ये आप क्या कह रही हैं? तो क्या विवेक की जान को खतरा है? रोते हुए आशा बोली, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जितनी जल्दी हो सके विवेक साहब को किसी बाबा को दिखा लीजिए। वॉचमैन ने सलाह दी। मैं तो किसी बाबा को जानती नहीं हूं, आप ही कुछ करिए। बेचैन सी आशा ने वॉचमैन को बोला, ठीक है मैडम, आप अभी अपने घर जाइए, मैं देखता हूं अगर मैं कुछ कर सकूं। वॉचमैन बोला। आशा अपनी ही उलझन में उलझी सी घर आ जाती है। विवेक अब भी अपने पलंग पर लेटा हुआ था। आशा उसे देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई विवेक के सिरहाने बैठा हुआ है। आशा समझ नहीं पाती है कि कैसे वो विवेक को ये सब बताए। थोड़ी ही देर में आशा खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और विवेक को बुलाने जाती है। जब विवेक उठकर आता है तो टेबल पर बैठते हुए बोलता है, आशा, जाने क्या हो गया है मुझे। कभी मुझे अपने आप में एक भारीपन सा लगता है तो कभी हल्कापन महसूस होता है। कभी लगता है कोई मेरी पीठ पर लदा है तो कभी कंधों पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब से जयपुर हाईवे पर हादसा हुआ था उसके बाद से ही ये सब लगने लगा है। अपने कंधे को झटकते हुए विवेक ने कहा, विवेक, अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुरंत ही आशा बोल पड़ी, अभी तो मुझे एकदम हल्कापन लग रहा है। राहत की सांस लेते हुए विवेक बोला, विवेक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आज तुम्हारे कंधे पर किसी को बैठे देखा था। जल्दी जल्दी से आशा ने विवेक को बोला, क्या कह रही हो तुम? किसी को मेरे कंधे पर बैठे देखा? लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखा मेरे कंधे पर। आश्चर्य करते हुए विवेक ने कहा, मैं सच कह रही हूं विवेक, मेरा यकीन करो। मैंने वो आईने में देखा था कि कोई तुम्हारे कंधे पर चढ़कर बैठा है। मैंने वॉचमैन से बात करी है, वो किसी बाबा को लेकर आएगा। आशा जल्दी जल्दी ऐसे बोल रही थी जैसे किसी तीसरे से कोई बात छुपा रही हो।
तुम्हें अब जब भी लगे कि कोई तुम्हारे कंधे पर कोई है, तो तुम मुझे बताना। अभी तुम खाना खा लो। कहते हुए आशा खाना उसकी प्लेट में निकालने लगी। विवेक कुछ उलझा हुआ सा चुपचाप खाना खाने लगा। तभी अचानक एक झटके के साथ विवेक थोड़ा झुक सा गया। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर कूद गया हो। विवेक की एक हल्की सी चीख निकली और उसका चेहरा पूरा दर्द से भर गया। आशा को समझ में आ गया था कि हो ना हो, जरूर से वो जो विवेक के कंधे पर था वो फिर आ गया है। विवेक अब ऐसे खाना खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। जितना भी खाना आशा ने बनाया था वो सब विवेक ने खा लिया था, लेकिन अभी भी ऐसे देख रहा था जैसे उसे और चाहिए हो। आशा ने विवेक की तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया तो विवेक 5-6 गिलास पानी पी गया। फिर बड़ी मुश्किल से विवेक उठ पाया। आशा ने विवेक को सहारा दिया और रूम की तरफ ले चली। तब तक विवेक बोला, आशा मुझे बहुत ही ज्यादा भारीपन लग रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तुम परेशान मत हो विवेक, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए आशा विवेक को रूम में ड्रेसिंग टेबल ले गई। विवेक और आशा दोनों का ही चेहरा डर से पीला पड़ डिडियच गया जब उन्होंने उसी सफेद सादी वाली औरत को विवेक के कंधे पर सवार देखा। उस औरत को अपने कंधे पर बैठा देख विवेक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। आशा किसी तरह विवेक को संभालती है और पलंग पर बिठा देती है। विवेक एकदम रुआंसा होकर कहता है, आशा ये क्या है? फिर गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो मुझसे? लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और विवेक एकदम से रो देता है। विवेक को रोता देख आशा भी रोने लगती है। तभी डोर बेल बजती है और आशा दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजा खोलते ही सामने वॉचमैन को खड़ा देखती है। मैडम, मैंने बाबा जी से बात करी थी। उन्होंने मुझे बोला है कि घर के चारों कोनों की मिट्टी पहले ला कर दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो आप एक काम करिएगा कि कल घर के चारों कोनों की मिट्टी किसी साफ कपड़े में रखकर मुझे दे दीजिएगा। मैं उसे पहले बाबा जी के पास ले जाऊंगा और वो जैसा कहेंगे वैसा मैं आपको बता दूंगा। वॉचमैन ने पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनने के बाद आशा रुआंसी होकर बोली, विवेक ने भी उस औरत को देख लिया है। पूछा भी विवेक ने कि कौन है, क्या चाहती है वो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं मैडम, आप बिल्कुल मत घबराइए। कमरे में थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करके साहब को टीका लगा दीजिएगा। वॉचमैन समस्या का अस्थायी समाधान बताकर चला गया। आशा ने वॉचमैन के बताए हिसाब से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़का, फिर विवेक को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। विवेक ने वैसे ही किया और फिर आशा ने उसे टीका लगा दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि ये सब करने में उन दोनों को किसी भी तरह को कोई दिक्कत नहीं हुई। ना ही किसी तरह का कोई शैतानी विरोध और ना ही कोई डरावनी हरकत। सब कुछ अच्छे से हो गया। विवेक पलंग पर लेट गया और आशा वहीं उसके पास बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए वो विवेक से बोली, विवेक, तुम्हें पता है कि मैंने इंटरनेट पर एक ऐसी ही फिल्म के बारे में पढ़ा है जिसमें हीरो के कंधे पर उसकी एक दोस्त बैठी हुई होती है, जिसकी मौत की वजह कहीं ना कहीं वो हीरो भी था। आशा, तुम मुझ पे शक क्यों कर रही हो? हम दोनों बचपन से दो जिस्म एक जान हैं। मतलब समझती हो इस बात का? मतलब कि हम दोनों के बीच में किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है, ना ही कोई बात या राज छुपा है एक दूसरे से। गुस्से से विवेक ने बोला, नहीं विवेक, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूं। मैं तो बस बता रही हूं जो फिल्म की कहानी थी वो। नजरें झुकाए आशा ने कहा, जो तुम्हें समझना है तुम समझो। मैं तो बस आज ये समझ गया कि जिसको बचपन से प्यार किया उसको मुझ पे भरोसा नहीं है। करवट लेते हुए विवेक ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लिया। आंखों में आंसू लिए आशा कमरे से बाहर निकल आई। मन ही मन खुद को कोसती हुई वो किचन में चली गई। रात का खाना तैयार करके उसने डाइनिंग टेबल पर रखा और विवेक को बुलाने उसके रूम में गई। देखा तो विवेक सो चुका था। आशा ने उसे जगाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं उठा तो आशा भी वहीं बिना खाना खाए सो गई। सुबह जब आशा की आंख खुली तो सबसे पहले उसे याद आया कोनों की मिट्टी उठाने का। उसने एक साफ कपड़े में कोनों की मिट्टी को बड़े ही ध्यान से उठा के रख लिया और सीधे वॉचमैन के पास ले गई। मैडम, मैं अभी इसको लेकर बाबा जी के पास जाता हूं। कहते हुए उसने वो पोटली ले ली। 2 घंटे बाद जब वो लौटा तो उसने बताया, बाबा जी दोपहर तक आपके घर आएंगे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला है, बस इतना कहा कि मैं आपको उनके आने की सूचना दे दूं। दोपहर करीब 1:30-2 बजे वॉचमैन बाबा जी को लेकर आशा के घर पहुंच।
बाबा जी को देखकर आशा को बहुत राहत मिली। बाबा जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दिव्य ज्योति उनके मुखमंडल की आभा को और रोशन कर रही थी। गेरुआ वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन का तिलक उनके व्यक्तित्व को और दिव्य रूप दे रहा था। बाबा जी के घर में कदम रखते ही एक असीम शांति वातावरण में फैल गई। आशा के मन में भी उम्मीद की एक किरण आ गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने अंदर आकर अपना एक आसन जमाया और आशा की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेटा, आपके घर की मिट्टी से पता चला कि आपके घर में कोई साया है, लेकिन वो कोई बुरी आत्मा नहीं है। इसी वजह से अभी तक कोई हानि नहीं हुई है आप लोगों की। लेकिन बाबा जी, वो आखिर क्यों आई है यहाँ, और विवेक से क्या लेना देना है उसे? आशा पूछ बैठी। वही तो पता करना है बेटा कि आखिर उसका मकसद क्या है, बाबा जी ने अपना सामान निकालते हुए कहा। फिर बाबा जी अपनी पूजा सामग्री निकालकर पूजा स्थल बनाने लगे। उन्होंने पूजा के लिए सब व्यवस्था करके आशा से कहा कि वो विवेक को ले आए। विवेक को लाकर आशा ने वहीं पूजा स्थल पर बिठा दिया। विवेक बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहा था, फिर भी हाथ जोड़ के वो वहीं बैठ गया। बाबा जी ने विवेक की तरफ देखा और पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने हवन कुंड में आहुति देनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में कमरे में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। आशा तो डर कर इधर उधर देखने लगी। विवेक भी थोड़ा घबरा रहा था। तभी बाबा जी ने एक और आहुति हवन कुंड में दी। अब सिसकियां और तेज हो गई। जैसे जैसे बाबा जी आहुति देते जाते, वैसे वैसे सिसकियां तेज होती जाती और धीरे धीरे कमरे के एक कोने में एक आकृति दिखने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कोने में आकृति ने अब एक औरत का रूप ले लिया था। सफेद साधी में वो औरत अपने घुटनों पर सिर झुकाए सुबक रही थी। कौन हो तुम? बाबा जी ने उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह सिर झुकाए सुबकती रही। उन्होंने फिर से हवन कुंड में आहुति दी और दोबारा फिर पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? ऊपर सिर कर वो रोते हुए बोली, मैं रश्मि हूं। ये कहकर उस औरत ने फिर से सिर झुका लिया और रोने लगी। फिर से बाबा जी ने वही सवाल दोहराया, यहां क्या करने आई हो? क्यों विवेक के पीछे पड़ी डिडी हो? अब धीरे धीरे से उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और बोलना शुरू करा, मेरा नाम रश्मि जडेजा है। मैं प्रतापनगर जयपुर की रहने वाली हूं। मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। उसी सिलसिले में एक दिन मुझे दिल्ली आना था। हफ्ते भर पहले मैं अपने 2 सहकर्मियों के साथ ऑफिस की ही कार से सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकली थी। दिन बाहर ऑफिस के काम को निबटाते निबटाते शाम हो गई। फिर जब हम वापसी करने लगे तो मेरे दोनों सहकर्मी ने एक ढाबे पर रुककर खाने के लिए बोला, तो हम लोग रुककर खाने लगे। खा पीकर जब लौटे तो पता नहीं कब उन दोनों ने और ड्राइवर ने शराब पी ली। आधे रास्ते पहुंचकर दोनों मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया। कहते हुए वो फिर से रोने लगी। आशा और विवेक एक दूसरे को देखने लगे। आशा की आंखों में भय था और विवेक का चेहरा सर्द था। बाबा जी ने फिर से मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुति दी और एक बार फिर से उससे कहा, फिर क्या हुआ बताओ? फिर उन दोनों ने कार को रुकवाकर मुझे खींचते हुए हाईवे के किनारे ले गए, जहां उन दोनों ने और ड्राइवर ने मेरी इज्जत को तार तार करके मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं जैसे तैसे उनके पीछे भागी तो उन लोगों ने मुझे कार से कुचल दिया। कहकर वो फिर से रोने लगी। उसको रोता देख आशा की आंख से भी दर्द भरे आंसू बहने लगे। आशा को समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब में विवेक का क्या हाथ है। आशा की मनोदशा को समझते हुए बाबा जी ने फिर से उसे सवाल किया, इन सब में विवेक का कहाँ हाथ है? क्या वो 2 सहकर्मियों में से एक विवेक भी था? नहीं, एक सीधा सपाट जवाब उस औरत ने दिया। तब क्यों तुम विवेक को परेशान कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहां? मकसद क्या है तुम्हारा? बाबा जी ने पूछा। मैं कहां परेशान कर रही हूं? मैं तो बस चुपचाप हूं। लेकिन अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ दूंगी। गुस्से में लाल लाल आंखें करके उसने जवाब दिया। चाहती क्या हो तुम? बाबा जी ने सवाल किया। बदला, एक शब्द में उसने बोला और गायब हो गई। फिर एक काला धुआं पूरे कमरे में घूमने लगा और घूमते घूमते विवेक के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। अचानक से काला धुआं विवेक के अंदर समा गया और विवेक बेहोश होकर गिर पड़ा। बाबा जी ने मंत्र पढ़कर विवेक के ऊपर पानी की छींटे मारी तो विवेक उठ बैठा और बोलने लगा, हफ्ते भर से मैं रोज मदद के लिए उसी जगह पर सड़क के बीच आती थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी।
हर कोई मेरे ऊपर से ही गाड़ी चढ़ा के चला जाता था। लेकिन उस रात इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी कार मौत दी और खुद ही चोट खा बैठा। तभी मैंने जान लिया था कि ये ही है जो मेरी मदद कर सकता है। इसीलिए मैं इसके साथ साथ चली आई हूं। कहते हुए विवेक फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा और काला धुआं उसमें से निकलकर हवा में गायब हो गया। थोड़ी ही देर में विवेक को होश आ जाता है। बाबा जी उसे बताते हैं, उस आत्मा का उद्देश्य तुम्हें मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी मौत का बदला लेना है, जिसमें वो तुम्हारी मदद चाहती है। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं? विवेक बोला। उसने अपने बारे में जो कुछ भी बताया है, उसके आधार पर हम जानकारी जुटा सकते हैं, आशा ने कहा। ठीक कह रही है ये। इस आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसके कातिलों को सजा नहीं मिल जाती है। मैं भी इसको अभी मुक्ति नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसकी इच्छा अभी अधूरी है और इसको न्याय चाहिए। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं भी चाहूंगा कि इसके कातिलों को सजा मिले। कहते हुए बाबा जी अपना सामान समेटने लगे। बाबा जी के जाने के बाद विवेक और आशा सोचने लगे कि कैसे उस औरत की मद्दा करी जाए। तभी आशा लैपटॉप उठा लाई और सोशल मीडिया पर उस औरत के नाम को खोजने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी प्रोफाइल सामने थी। रश्मि जडेजा 35 साल की एक औरत थी। परिवार में उसका अपना कोई नहीं था। प्रताप नगर में अकेले रहकर जॉब करती थी। आशा ने कंपनी का नाम नोट किया और फिर उसका एड्रेस ढूंढ निकाला। अब सारी डिटेल्स विवेक और आशा के पास थीं। आशा ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा कि हमें जयपुर चल के पता करना होगा सब। दूसरे दिन सुबह सुबह ही आशा और विवेक जयपुर के लिए निकल पड़ी। फोने पर नेविगेटर चालू करके दोनों जयपुर के प्रताप नगर में पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता मालूम किया। जैसे तैसे दोनों उसके घर पहुंचे। वहां उनको ताला मिला। मकान मालिक से बात करने पर उन्हें पता चला कि रश्मि एक हफ्ते से घर नहीं आई है। उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी रश्मि के बारे में, क्योंकि उसको आए हुए बस 2 ही महीने हुए थे और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन प्रिया नाम की एक लड़की थी जो उससे कभी कभी मिलने आती थी, जो वहीं पीछे वाली गली में रहती है। शायद उससे कुछ पता चल जाए, ये सोचकर विवेक और आशा दोनों प्रिया के घर चल दिए। प्रिया के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक लड़की बाहर निकली तो आशा ने पूछा, क्या आप ही प्रिया हैं? जी मैं ही प्रिया हूं, लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती हूं, प्रिया ने कहा। जी मेरा नाम आशा है और ये मेरे पति विवेक हैं। हम दोनों दिल्ली में रहते हैं, आशा ने संक्षिप्त सा परिचय दिया। जी क्या हम अंदर आके आपसे कुछ बात कर सकते हैं? आशा ने पूछा। प्रिया को कुछ संकुचाते देख आशा ने फिर बोला, जी वो हम लोग आपसे कुछ रश्मि जडेजा के बारे में बात करने आए हैं। रश्मि का नाम सुनते ही प्रिया बोली, रश्मि के बारे में बात करनी है? जी आइए, अंदर आ जाइए। माफ करिएगा, वो दरअसल मैं आप लोगों को जानती नहीं हूं, इसलिए थोड़ा हिचकिचा रही थी। माफी मांगने के अंदाज में प्रिया ने कहा, आप लोग रश्मि को कैसे जानते हैं? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं, वो एक अनाथ लड़की है और अनाथालय में ही पली बरही। थोड़ा आश्चर्य से प्रिया बोली, जी वो ऐसा है कि हम लोग भी रश्मि को नहीं जानते हैं, लेकिन 2-3 दिन से ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं जिससे हम रश्मि को जान गए। लेकिन बस बहुत थोड़ा। कहते हुए आशा ने उनके जयपुर आने और एक्सीडेंट होने के बाद से अब तक की सारी बात प्रिया को बता दी। ये सब सुनकर प्रिया बहुत रोने लगी। आशा ने किसी तरह उसे चुप कराया। फिर उसने प्रिया से रश्मि के बारे में सारी बात बताने के लिए कहा। किसी तरह खुद को संभालते हुए प्रिया ने उनको बताना शुरू किया, मैं और रश्मि दोनों ही अनाथ थे और उदयपुर के एक अनाथालय में बढ़े हुए। रश्मि वैसे उम्र में मुझसे 4-5 साल बढ़ी थी, फिर भी हम दोनों सहेलियां नहीं बल्कि बहन जैसे ही थे। छोटी मोटी नौकरी करके हम दोनों ने ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। रश्मि की नौकरी उदयपुर के एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में लग गई थी और मैं भी वहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अभी कुछ समय पहले ही हम दोनों यहाँ आ गए थे, क्योंकि रश्मि का ट्रांसफर इसी शहर में कर दिया गया था। अपने साथ साथ वो मुझे भी ले आई थी। हम दोनों इसी घर में किराए पर रहते थे। रश्मि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, तो उसकी कंपनी के ज्यादातर आदमी उसे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन वो किसी से भी बस यूं ही दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वहीं ऑफिस में ही उसकी मुलाकात शिवम से हुई, जो हमारी ही तरह अनाथ था। दोनों की मुलाकात प्यार में और प्यार शादी में बदल गई। जब उसने शिवम की दोस्ती कबूल करी, तो बाकी के लोग उससे जलने लगे। सबको लगने लगा था कि सबसे खूबसूरत लड़की को शिवम ने अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन शिवम और रश्मि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
शादी के बाद रश्मि शिवम के साथ अलग रहने लगी। मेरी ही वजह से दोनों ने यहीं आगे वाली गली में किराए पर कमरा ले लिया था, ताकि मुझे अकेलापन ना लगे। अभी दोनों अपनी शादी की खुशियों को पूरी तरह से जी भी नहीं पाए थे कि शादी के 2 महीने के बाद ही शिवम की मौत हो गई। तब से रश्मि बिल्कुल टूट सी गई थी। फिर अभी 10 दिन पहले ही अपनी ड्यूटी पर वापस गई थी, और फिर 3 दिन बाद जब दिल्ली गई तो वापस ही नहीं आई। कहते हुए प्रिया फिर से फूट फूट कर रोने लगी। आशा ने किसी तरह से संभाला उसे। फिर बोली, आपने उसकी कंपनी में जाकर पता नहीं किया कि वो कहाँ गई, या पुलिस में कोई खबर करी आपने? और ये शिवम की मौत कैसे हुई? हाँ, मैं गई थी उसके ऑफिस। वहां पता चला कि वो तो रात में ही लौट आई थी, और जो उसके साथ गए थे उन लोगों ने उसे घर पर उतारा था। लेकिन दूसरे दिन से वो ऑफिस ही नहीं गई, प्रिया ने बताया। कितने झूठे और मक्कार लोग पड़े डिढे हैं इस दुनिया में। घृणित स्वर में मुंह बना के आशा ने कहा। उसकी इज्जत से खेलकर उसको गाढ़ी से कुचल कर मार डाला, और बोलते हैं कि घर तक छोड़ डीएच के आए थे। गुस्से में आशा बोले चली जा रही थी। विवेक ने आशा को शांत कराते हुए प्रिया से पूछा, आपने पुलिस में खबर नहीं करी रश्मि के गायब होने की? जी मैंने करी थी, लेकिन उन लोगों ने भी यही बताया कि रश्मि उसी रात को दिल्ली से वापस जयपुर आ गई थी। उदास होते हुए प्रिया ने कहा, सब झूठ बोल रही हैं। हमें एक बार फिर से पुलिस स्टेशन चलकर पता करना चाहिए। उठते हुए आशा ने कहा। प्रिया उन दोनों के साथ प्रताप नगर के पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां इंस्पेक्टर वीरभद्र अपनी कुर्सी पर बैठे अपने फोन में गाने सुन रहे थे। उन तीनों को देखकर उसने फोन को बंद करके उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद बड्ढे ही रूखाई से इंस्पेक्टर ने पूछा, हाँ तो क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग कौन हैं और किस वजह से यहां आने की जहमत उठाई? वो अभी 4-5 दिन पहले रश्मि जडेजा नाम की एक लड़की के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसी सिलसिले में कुछ जानकारी करनी थी, विवेक ने कहा। अच्छा, वो इंश्योरेंस वाली लड़की? इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से जवाब दिया। जी वही। उनको गुम हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आप लोगों ने भी कोई जानकारी नहीं दी? विवेक आगे बोला। हम लोगों ने छानबीन करी थी। उसके ऑफिस वालों से पता चला कि वो अच्छे चरित्र की लड़की नहीं थी, और उसके बहुत से आशिक थे। शादी करने के बाद भी उसके कई जगह लफड़े लगे हुए थे। उसके पति को जब उसके बद चरित्र होने के बारे में पता चला तो उसने रश्मि को सुधरने के लिए बोला, लेकिन उल्टा उसने उसको ही मार डाला। और एक दिन ऑफिस के काम से दिल्ली गई और वहीं से किसी के साथ फुर्र हो गई। बेशर्मी से इंस्पेक्टर ने बोला। बिल्कुल झूठ है ये। रश्मि इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत सच्ची और अच्छे चरित्र की थी। फिर आपने तो पहले कहा था कि वो उसी रात जयपुर आ गई थी, अब दूसरी बात कह रही हैं? गुस्से से भरकर प्रिया ने चिल्ला के कहा। पुलिस स्टेशन से निकलकर तीनों रश्मि के ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रश्मि के बारे में पता किया तो वही जवाब उन्हें मिला कि वो तो उसी रात दिल्ली से वापस आ गई थी। ड्राइवर भीखू ने पहले उसे उसके घर पर उतारा, फिर जय और केशव को उनके घर पर। उनकी झूठी बातें सुनकर आशा और विवेक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो लोग कुछ कह नहीं पाए। जैसे ही वो लोग ऑफिस से बाहर आए तो पीछे से किसी ने बोला, साहब जी सुनिए। तीनों रुककर मुद्दे तो देखा कि एक बुजुर्ग जो शायद उस ऑफिस का चपरासी था, आगे आते हुए बोला, आप लोग रश्मि मैडम को ढूंढ रही हैं। मैं ये तो नहीं जानता हूं कि वो कहाँ हैं, लेकिन जिस दिन से उन्होंने ऑफिस आना छोड़ा है उस दिन से भीखू कुछ डरा डरा सा है। आपने भीखू से जानने की कोशिश नहीं करी कि क्यों वो डर रहा है? आशा ने पूछा। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन अभी 2 दिन पहले ऑफिस बंद होने के बाद शराब के नशे में मेरे घर आया था। फिर मेरे साथ ठेके जाकर उसने और शराब पी। फिर कुछ कह रहा था, हाईवे रश्मि मैडम कुचल गई। याद करते हुए उस बुजुर्ग ने कहा। और क्या कहा उसने? विवेक ने पूछा। और तो कुछ बोल ही नहीं पाया। शराब के नशे में इतना चूर था कि वही बेहोश हो के गिर पड़ा। फिर किसी तरह उसको घर पहुंचा के मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन ऑफिस में मैंने उससे पूछा कि रश्मि मैडम के बारे में रात को वो क्या कह रहा था, तो टाल दिया उसने। मुझे तो ऐसा लगता है साहब की जरूर कोई बात है जो उसको पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है, बुजुर्ग ने बोला। करके तीनों रह गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये जानकारी देने के लिए, कहते हुए एक 500 का नोट विवेक ने उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिया। अरे नहीं साहब, ये बात मैंने आपको पैसे के लिए नहीं बताई, बल्कि इसलिए बताई है क्योंकि रश्मि मैडम भी मेरी एक बेटी सामानी है, कहते हुए उस बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़ दिए और वापस मुड़ कर ऑफिस की तरफ बढ़ गया।
आशा, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर वीरभद्र को जरूर से सच्चाई पता चल गई होगी और इन लोगों ने उसका मुंह बंद करा दिया होगा। तभी उसने कुछ इंक्वायरी नहीं करी और केस को बंद कर दिया। विवेक ने बोला। तो हम अब क्या करेंगे? कैसे पता चल कि रश्मि के गायब होने के पीछे जय, केशव और भीखू का ही हाथ है? चिंतित होते हुए आशा ने कहा। हम एसपी ऑफिस जाएंगे और उनको सारी बात बताएंगे, विवेक ने कहा। यह ठीक रहेगा। और हम इंस्पेक्टर की भी शिकायत करेंगे कि उसने कोई कार्यवाही नहीं करी, प्रिया बोली। हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम इन तीनों को रश्मि का कातिल साबित कर पाए। हमारी उम्मीद अब एसपी ही है, आशा ने बोला। तीनों जल्दी से एसपी ऑफिस के लिए निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में तीनों एसपी ऑफिस में थे। विवेक के कहने पर प्रिया ने अपनी तरफ से एक तहरीर एसपी को दी, जिसमें उसने रश्मि के गायब होने के बारे में लिखा और यह भी लिखा कि संबंधित थाने के इंचार्ज ने उचित कार्यवाही नहीं करी और जिस वजह वो चाहती है कि एसपी साहब इस केस को स्वतः संज्ञान में ले। उसने रश्मि के गायब होने के पीछे भीखू, जय और केशव के होने की आशंका भी जताई। तहरीर को लेते ही एसपी ने तुरंत कार्यवाही का आदेश दिया और पूछताछ के लिए भीखू को सबसे पहले बुलाया गया। भीखू तो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, ऊपर से पुलिस की सख्ती से वो टूट गया और सारी सच्चाई उसने एसपी के सामने बोल दी। उसके कबूलनामे के आधार पर जय और केशव को भी उठा लिया गया। उन दोनों ने भी रश्मि से रेप और हत्या की बात को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले जब रश्मि ने उनके ऑफिस में आकर अपना काम संभाला था, तब से उन दोनों की गंदी नजर रश्मि पर थी। लेकिन उसने शिवम से शादी कर ली और इसी गुस्से और जलन की वजह से ही उन दोनों ने शिवम का एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया और फिर ऑफिस के काम से रश्मि को दिल्ली ले गए। उन दोनों ने सोचा था कि शायद रश्मि को अपनी बातों में फंसाकर उसकी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से उन दोनों ने रश्मि के साथ जबरदस्ती करी और उसको भी कुचल कर मार दिया और लाश को हाईवे से लगे जंगल में फेंक दिया। और जब रश्मि के गायब होने की रिपोर्ट प्रिया ने लिखवाई तो इंस्पेक्टर वीरभद्र ने ऑफिस में आकर पूछताछ करी और उसको उन लोगों पर शक हो गया था, तो 50,000 रुपए इंस्पेक्टर को देकर उसका मुंह बंद करने के साथ साथ रश्मि के गायब होने की रिपोर्ट को भी बंद करवा दिया। उन दोनों के इस बयान से इंस्पेक्टर वीरभद्र को सस्पेंड कर दिया गया और भीखू, जय और केशव के ऊपर 2 लोगों की हत्या और रेप की एफआईआर लिखी गई और फिर उन तीनों को घटनास्थल पर पुलिस की जीप में बिठाकर ले जाया गया। विवेक भी आशा और प्रिया के साथ पुलिस के पीछे चल पड़ा। हाईवे पर पहुंचकर जय और केशव ने वो जगह दिखाई जहां उन लोगों ने रश्मि की लाश को फेंका था। वहां रश्मि की सड़ी हुई लाश मिली। जय, केशव और भीखू को जीप में बिठाकर पुलिस अपनी कार्यवाही में लग जाती है। तभी अचानक से जाने कैसे जीप में आग लग जाती है और जब तक वो तीनों खुद बचते या कोई उन्हें बचाता, उससे पहले ही जीप में एक जोरदार धमाका होता है और जीप के साथ साथ जय, केशव और भीखू के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। पुलिस के साथ साथ प्रिया भी हैरान हो जाती हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी एसपी के पास फोन आता है कि इंस्पेक्टर वीरभद्र ने पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। केस से जुड़े हर शख्स की मौत हो जाने की वजह से मजबूरन केस को बंद करना पद्धता है और रश्मि की लाश का पंचनामा करके पुलिस उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। दूसरे दिन सारी पुलिस कार्यवाही और रश्मि के अंतिम संस्कार को निपटाते निपटाते विवेक और आशा को शाम हो जाती है। फिर प्रिया को उसके घर छोड़ रास्ते हुए विवेक और आशा वापस दिल्ली के लिए निकलने को तैयार होते हैं। इस आधुनिक जमाने में कोई हमारे साथ हुई इस घटना पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि भूत प्रेत, चुड़ैल आत्मा कुछ नहीं होता है, वो बस हमारा वहम है, विवेक ने बोला। लेकिन बुराई हमेशा अच्छाई से हार जाती है और गुनाह चाहे छोटा हो या बद्धा, कभी छुपता नहीं है। जीते जी भी और मरने के बाद भी जिसको सच्चाई पता करवानी होती है, करवा ही लेता है, आशा ने कहा। हाँ, और बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। और तुमने देखा था कि कैसे रश्मि ने अपना बदला ले लिया उन तीनों से। सिर्फ एक फूंक मारी उसने और पूरी जीप जल उठी, विवेक ने बोला। तीनों से नहीं, चारों से। इंस्पेक्टर भी तो उस गुनाह में शामिल था, आशा ने याद दिलाते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। विवेक ने कार स्टार्ट करके दिल्ली जयपुर हाईवे पर दौड़ दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर रोड के किनारे उन दोनों को सफेद साधी में हाथ जोड़े रश्मि खद्दी दिखी। विवेक ने कार रोकी और दोनों झट से कार से उतरकर रश्मि की तरफ बढ़ने लगे।
लेकिन तब तक रश्मि चांद की चांदनी में हवा बनकर गुम हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।